निसर्ग तूफान मीनाक्षी, इसे समझना होगा क्योंकि लगभग 120 साल बाद इस तरह का तूफान मुंबई और आसपास के इलाकों यानी कि खासतौर पर तटीय इलाकों पर देखा जाएगा। और गौरतलब बात यह है कि अभी से इसे लेकर तमाम एहतियातन इंतजाम कर दिए गए हैं। तस्वीरें दरअसल डराने वाली क्योंकि इतनी तेज हवाएं इस वक्त चल रही हैं। रत्नागिरी की तस्वीर है जहां पर यह कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद, कुछ घंटों बाद लैंडफॉल हो सकता है अलीबाग के इलाके में, जो कि 100 किलोमीटर दूर है मुंबई से। मुंबई पर भी इसका असर देखा जाएगा। लगभग 6 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसको लेकर भी तमाम अलर्ट जारी कर दिए गए। आइए सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई में वर्सोवा में इस वक्त विद्या मौजूद है। वहां पर बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब विद्या, दिखाएं तस्वीरों में अभी क्या हालात हैं ग्राउंड पर। देखिए, मैं इस वक्त यहाँ वर्सोवा में जहाँ हूँ, वहाँ पे सवेरे काफ़ी सारे लोग यहाँ इकट्ठे थे, लेकिन अब यहाँ पे सब निकल गए हैं, कोई यहाँ पे है नहीं। लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे घर अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना और डिम्पल कपाड़िया का है, वो इस वक्त आप देख लीजिए यहाँ अपने घर के बाउंड्री वॉल पे बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं यहाँ पर बैठ के। इनफैक्ट हमने जब इनसे बात की तो उनका यही कहना था कि बहुत अच्छा मौसम है और लोग यहाँ नहीं हैं, इसलिए वो यहाँ पर हैं। इस वक्त आप देख लीजिए जो अक्षय कुमार है वो और ट्विंकल और डिम्पल तीनों यहाँ बैठ के आनंद ले रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि खाली डिम्पल कपाड़िया काफ़ी देर से बैठी हुई थी, लेकिन उनकी बेटी भी आ गई यहाँ पे और उसके बाद अक्षय कुमार भी आ गए। तीनों यहाँ पर फिलहाल आनंद ले रहे हैं। जैसा कि अक्षय कुमार ने कहा था कि भाई कोई बाहर नहीं निकले घर से, तो वो भी यही इंश्योर कर रहे हैं कि उनके भी घर के सभी सदस्य यहीं पर रहें, कोई बाहर नहीं जाए। और यही वजह है कि देख लीजिए तीनों परिवार के सदस्य यहाँ पर हैं। बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन तीनों यहाँ पर जो मौसम है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। विद्या, आपसे कुछ ही देर पहले हमने एनडीआरएफ के डीजी से बात की थी और उनका यही कहना था कि जो लोग 10 बजे से पहले बाहर निकले थे, और खास तौर पर आपने बताया था कि किस तरीके से लोग सैर करने के लिए निकले हैं, वो 10 बजे के बाद दरअसल वहां पर नहीं दिखाई देंगे। और यही स्थिति मछुआरों के लिए भी रहेगी। उन्हें तमाम चेतावनियां दी गई हैं और ऐसे में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जब लैंडफॉल होता है तो कोई भी घर से बाहर ना हो। विद्या जी बिल्कुल, पूरी जो वार्निंग है वो सभी लोगों के लिए यही है कि मछुआरे ही नहीं, कोई भी इस वक्त अपने घरों से ना निकले। हालांकि हमने देखा कि बीएमसी में अभी कुछ जो मछुआरे थे उन्होंने उनको वार्निंग दी और उनको कहा कि जो उनकी बोट्स हैं जो बाहर हैं वो वापस अंदर की तरफ ले आए। तो जो मछुआरे घर में थे वो घर से निकले, उन्होंने अपनी जो बोट्स है उसको अंदर लेके गए और वहां पर अभी सुरक्षित स्थानों पे रख दिया है। वहीं हमने देखा जो समुद्र में कुछ लोग सवेरे मछली पकड़ने के लिए निकले हुए थे, वो भी वापस तुरंत आ गए ताकि जब जो समुद्र है वो उफान पे उठे उससे पहले सब लोग घर में रहें। यही सुनिश्चित करने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। जी, लौटते हैं विद्या आपके पास। इस वक्त रुख कर लेते हैं अलीबाग का। अलीबाग में मौजूद हैं पंकज और हमें लगातार सुबह से ही पंकज वहां के ग्राउंड पर क्या हो रहा है इसका अपडेट करें। और दमन से गोपी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पंकज, अलीबाग में टकराना है तूफान को दोपहर के बाद। मुंबई में हम देख रहे हैं बारिश शुरू हो गई है, अलीबाग में क्या परिस्थितियां हैं? मीनाक्षी, यहाँ अलीबाग में बारिश ने जोर पकड़ा है। लगातार ये जोर पकड़ती जा रही है बारिश और हवा भी बहुत तेजी हो रही है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो समुद्र है वहाँ पर भी जो लहरें हैं वो उफान की तरह आ रही है, क्योंकि जो हवा है और साथ ही साथ हाई टाइड अब तक था, तो अब से ये लो टाइड का ये फिनोमेना है वो शुरू हो गया है। और ये एक अच्छी बात हो गई है, ऐसा यहाँ के जो मरीन टाइम बोर्ड के अधिकारी है उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये सवेरे 9:45 से शाम को 4 बजे तक लो टाइड का टाइम होता है, इसलिए पानी अपने आप समुद्र का पीछे हटता है। तो ये एक अच्छी बात है कि ज़्यादा लहरें जब चक्रवाती तूफान आकर टकराएगा तब वो लहरें उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ऐसा उनका अंदाज़ा है। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि लगातार जो लहरें हैं वो किनारे पर आकर टकराव मार रही है। हवा तेज हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेड़ है नारियल के, वहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि हवा
इतनी हो गई होगी, लेकिन इससे भी दुगनी हवा हो जाएगी ऐसा कहा जा रहा है जब ये चक्रवाती तूफान आकर यहाँ अलीबाग के इलाके में आकर टकराव देगा, यानी यहाँ पर उसका लैंडफॉल होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो पूरा चक्रवाती तूफान है उसका जो सर्कमफ्रेंस है, जैसे एक किसी गाड़ी का पहिया होता है वैसे अगर वो इतना बड़ा फैन है जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो घूमता हुआ आ रहा है, उसका तकरीबन 80 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर का रेडियस और डायमीटर अगर लौटेंगे कहें तो आपके पास 80 किलोमीटर पंकज, होता है। लौटेंगे क्योंकि इस वक्त वहां पर जो परिस्थितियां हैं वो दरअसल डराने वाली हैं और ये माना जा रहा है कि ज्यादा असर अलीबाग में होगा। दमन में हमारे संवाददाता गोपी घांगर इस वक्त मौजूद हैं। गोपी, आप भी क्योंकि तटीय इलाके में ही मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से वहां पर इस वक्त ऊंची लहरें उठ रही हैं या फिर हवा का तेज असर देखा जा रहा है, बारिश किस तरीके से हो रही है, ये बताएं। बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं कि दमन के समुद्री किनारे पर हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो पहले सुबह में जहां लो टाइड था तो अब हाई टाइड शुरू हो चुका है। यहां पे समुद्र में जो ऊंची लहरें हैं वो उठनी शुरू हो गई है। लगातार जो समुद्र का पानी है उसका जलस्तर अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि माना यही जा रहा था कि समुद्र है वो पूरी तरीके से रफ हो जाएगा। जैसे ही साइक्लोन का इफेक्ट शुरू होगा, वो नजदीक आएगा, समुद्र और रफ होता जाएगा। साथ ही तेज हवाएं रहेगी और तेज हवाओं के साथ साथ यहाँ पे तेज बारिश भी रहेगी। तो सौराष्ट्र के कुछ इलाके हैं, साथ ही दमन, दक्षिण गुजरात का जो पूरा इलाका है सूरत से लेके दमन तक का, जिसमें वलसाड़ और नवसारी भी है, वहाँ पे एनडीआरएफ की करीब 8 से ज्यादा टीमों को तैनात। हर दिन भारत में अब 8,000 नए मामले जुड़ रहे हैं, 4,000 मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं, वहीं 200 मौतें भी रिपोर्ट की जा रही हैं। रोज सामने आने वाले नए केसेस और रिकवर होने वाले लोगों के बीच का अंतर भी कम होता जा रहा है। पहले ही कोरोना की महामारी, उस पर मौसम का बदलाव, ऐसे में सबके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अब डेंगू, मलेरिया और साथ में ये कोरोना, तो किस तरह की परिस्थिति, कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, जब मौसम में कोई परिवर्तन आता है, जैसे इतने तेज गर्मी के बाद 47 डिग्री दिल्ली में टेम्परेचर था, या कहते हैं 48 घंटे खूब बारिश हुई है, तो ये सब मल्टी ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को, वायरस को ग्रो करने का एक स्टेटा मिल जाता है। और इस वजह से नई नई बीमारियाँ या पुरानी बीमारी का नया रूप हम सब भारतवासियों को देखना पड़ेगा। और इसके लिए सभी डॉक्टरों को, सभी अस्पतालों को, सभी नर्सेज को, पैरामेडिक्स को, समाज को तैयार रहना चाहिए और इससे बचाव करना चाहिए। क्या मल्टीपल इन्फेक्शंस हो सकते हैं एक समय? इसमें जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर है उसको दूसरा इन्फेक्शन होने का चांस बहुत अधिक है। इसीलिए आपने देखा होगा, आपके मीडिया की तरफ से बार बार ये कहा गया, यदि किसी मरीज को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या और कोई लंग का इन्फेक्शन है, उसको चांसेस ऑफ कोरोना इन्फेक्शन और उससे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बहुत अधिक थी, और उन्हीं लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ जिनको ऐसी कठिनाई या परेशानी थी। तो ऐसे में भी यदि किसी को कोरोना भी है और उसे कोई और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाती है और डायरिया हो जाता है, तो उसको इस स्थिति में नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे मरीजों को ही बहुत आवश्यकता है कि डॉक्टर निरीक्षण में रहें, अपना इलाज करें, सेल्फ क्वारंटाइन करें और दवा नियमित रूप से खाएं और परहेज करें। इस समय सारे लोग एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाएं, वही एक तरीका है। बिल्कुल, बचाव ही इलाज है। और कोरोना के बचाव के साथ साथ अपने और इन्फेक्शन से बचाव करें, मॉस्किटो से बचें, चाहे कोई भी क्रीम लगाएं, मॉस्किटो नेट लगाएं या कोई बत्ती ऐसी लगाएं से धुआं निकलता हो, मॉस्किटो से बच सकें, और हाथ पाँव को कवर करके रखें। आधी बाँह की शर्ट या आधी बाँह के या निक्कर वगैरह नहीं पहने, अपने अंगों को ढक के रखें जहाँ तक संभव हो, ताकि इस एक बीमारी से हम लोग बच के निकल रहे हैं तो दूसरे के मुंह में ना चले जाएं। इसलिए बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। नियमित रूप से व्यायाम करें, संतुलित भोजन करें, गर्म भोजन करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, मास्क का प्रयोग करें और जहाँ तक संभव हो घर के बाहर कम से कम निकलें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। सर, 3 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी जिन्होंने कह दिया कि हम कम्युनिटी संक्रमण के दौर में हैं, आपके हिसाब से क्या हैं? देखिए, कम्युनिटी संक्रमण की जहाँ तक आप बात कोरोना की बात कर रहे हैं, सभी संस्थानों का अपना अपना विचार हो सकता है, लेकिन अभी हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि हम कम्युनिटी संक्रमण में, कोरोना में पहुँच गए हैं। अभी स्थिति थोड़ा दूर है, लेकिन यदि हम और आप, समाज अपने पे नियंत्रण नहीं रखेगा, मास्क का इस्तेमाल नहीं करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेगा, तो वो दिन भी बहुत दूर नहीं है। मल्टीपल वायरसेस और इतने मल्टीपल इन्फेक्शंस के डर के समय लोग क्या करें और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? देखिए, गवर्नमेंट के सब चीज़ों के लिए प्रोग्राम है, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, और वो बहुत कामयाब है। अभी नई नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जब श्री नड्डा मिनिस्टर थे, उन्होंने कई साल बाद ये नई हेल्थ पॉलिसी बनाई और उसमें सबसे ज़्यादा जोर इन बीमारियों को दिया।
प्लस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो हमारे यहाँ ज़रूरत है। तीसरा न्यूट्रिशन पे दिया। चौथा जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको मजबूत करने पे दिया, जो अभी होना बहुत बाकी है। तो इसके अलावा गवर्नमेंट कर रही है, हमको भी करना है। हमको सफाई रखनी है, हमको अपने घरों से पानी निकलने का पूरा रास्ता रखना है, हमको अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है। ये जो हम कर रहे हैं इसको हमें एक हैबिट बनाना है, सैनिटाइजेशन को हैबिट बनाना है, डिस्टेंस को हैबिट बनाना है, मच्छरदानी को हैबिट बनाना है और सब चीज़ों से बच के रहना है। सादा खाना खाना है। खाने से बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। आजकल के बच्चों का जो खाना है वो बहुत सी बीमारियों की जड़ है, उसमें पैरासाइट्स जाते हैं। वर्म इन्फेस्टेशन इंडिया में एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि डिटेक्ट नहीं होती है। तो हर चीज़ की हाइजीन जब हम करेंगे तो शायद हम सात्विक भोजन के साथ, सात्विक जीवन के साथ एक स्वस्थ जीवन भी बिता सकेंगे। क्या आप मान रहे हैं इस चीज़ को कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज में हैं? बहुत कुछ, अब तो इसकी बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं रहा है। इस कदर आज सुबह से कम 50 फ़ोन आ गए मेरे पास कि साहब वो हो गया, पॉजिटिव आ गया, चारों को आ गया। तो अब इस वक्त हमें सिर्फ वही 3 सिद्धांत, हाइजीन, हैंड सैनिटाइजेशन, 2 डिस्टेंस 2 मीटर वाला मैक्सिमम जितना भी हो सके इससे ज़्यादा, और तीसरा अलग रहें, घर में रहें, बाहर न जाएं। और टीके का इंतज़ार तो भी दूर की कौड़ी है, हमको अभी इसके साथ रहना है। 2 महीने अगले बहुत भयावह हैं। प्लीज़ 2 महीने अगले बहुत संभल कर रहिए, आपकी जान कीमती है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जाहिर है कि जब तक इलाज नहीं है कोरोना का तब तक जो अभी तक बताया गया है वही करना है, लेकिन चूंकि ये मौसम जो है हमारे सामने वो बहुत सारे और खतरे लेकर आ रहा है, इसीलिए यही एडवाइस है कि सावधानी को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा, घटाना नहीं होगा। अनलॉक भले ही है लेकिन लॉकडाउन के नियम हम सब पालन करते रहें तो बेहतर। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आपको बता दें कि इस मामले में चिदम्बरम जेल भी जा चुके हैं। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इससे पहले सीबीआई ने चिदम्बरम और अन्य लोगों पर कथित रूप से आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश को मंजूरी देने के लिए रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। आरोप है कि 2007 में वित्त मंत्री रहने के दौरान पी चिदम्बरम ने आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश पाने की मंजूरी दी थी, जिसमें अनियमितताएं बरतने का आरोप है। इसमें पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की हिस्सेदारी थी। पिछले साल 21 अगस्त को सीबीआई ने इस मामले में नाटकीय तरीके से पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया था। ईडी ने पिछले साल 16 अक्टूबर को धन शोधन से जुड़े मामले में चिदम्बरम को गिरफ्तार किया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 4 दिसंबर को उन्हें जमानत मिली थी। मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। अमेरिका की बात अब करेंगे, जहां एक दूसरा तूफान आया हुआ है। एक श्वेत नागरिक की हत्या के खिलाफ अमेरिका में इस वक्त रंग भेद विरोधी आंदोलन सड़क पर दिखाई दे रहा है। उस विरोध से राष्ट्रपति ट्रंप पहले तो एक बंकर में चले गए और अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना को उतारने की बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। ये तस्वीरें ये भी बता रही हैं कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका ने कैसे उसके मूल्यों और अधिकारों को अपने रंगों में भर लिया है। नस्ल और रंगभेद के खिलाफ बराबरी की आवाज उठा रहा अमेरिका आज शहर दर शहर अपने देश की सड़कों पर खड़ा है। बेहद गुस्से में, बेहद हाँफते हुए, मानो उसकी सांसें उसी तरह घुट रही हैं जैसे एक गोरे पुलिस वाले के घुटनों के नीचे अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड का दम घुट गया था। उस रंग भेदी बर्बरता के खिलाफ अमेरिका का लावा उबल रहा है। I am angry. I am hurt. I am frustrated.
I am sick and tired of being sick and tired. I don't want to see one more black man die at the hands of law enforcement. जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से उपजा अमेरिका का गुस्सा बताता है कि इंसान की जिंदगी का मोल क्या है। अब वहां सिर्फ काले या गोरे का मामला नहीं रह गया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना के खिलाफ अमेरिका का रंग आज गुस्से में लाल हो गया है। Makes you feel better. It makes you go home and feel like, okay, I'm not alone. You know what I mean? Like, it's not just the black community doing this alone. You can look around and see every different kind of races out here. So it kind of makes you feel. इस प्रदर्शन ने अमेरिका के एक बड़े तबके को हिलाकर रख दिया है। खिलाड़ियों से लेकर एक्टर, हर कोई इस आंदोलन में भागीदारी कर रहा है। Because what I can tell you is that after all of this, and this is going to die down, it's just inevitable. The work is still there to be done. Those individuals cannot come back. अमेरिका में उबाल है। Hands up! Don't shoot! Hands up! Don't shoot! Hands up! Don't shoot! आक्रोश की आग व्हाइट हाउस के करीब है। पहले तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बंकर में छुप गए, फिर सेना उतारने की धमकी दे दी। What happened in this city last night was a total disgrace. As we speak, I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel, and law enforcement officers to stop the rioting, looting, vandalism, assaults, and the wanton destruction of property. ट्रंप उस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने अमेरिका में सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को पेश किया था, जिन्होंने अमेरिका को गुलामी की प्रथा से मुक्त कराया था। आज गुलामी की मानसिकता के खिलाफ लिंकन की पार्टी का नेता नहीं, बल्कि अमेरिका की जनता खड़ी है। आज तक ब्यूरो। डर और दहशत के बीच मीनाक्षी, निसर्ग तूफान लगातार रफ्तार पकड़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग तूफान दोपहर 1 बजे से तकरीबन 3 बजे के बीच तटीय इलाकों से टकराएगा, यानी कि इसका लैंडफॉल इस वक्त होगा और उस वक्त उसकी रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। निसर्ग तूफान में मुंबई के करीब अलीबाग में टकराने की संभावना सबसे पहले है। गुजरात और दमन में भी तूफान का असर देखा जा सकता है, लेकिन रफ्तार अब लगातार बढ़ रही है। दोपहर बाद अलीबाग में टकराएगा तूफान और इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ हवाएं चलेंगी, बारिश होगी। लेकिन इसके अलावा मुंबई, जो कि 120 साल बाद इस तरह की परिस्थिति देख रहा है, क्योंकि इससे पहले जो तूफान आए हैं उनका असर समंदर में ही खत्म हो गया, महाराष्ट्र दाखिल होने तक, मुंबई दाखिल होने तक। लेकिन इस बार की परिस्थिति अलग है और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि कुदरत जिस तरह से ये कुदरत की जो ये विनाश लीला है, ये एक ऐसे समय में आई है जब कोविड-19 संक्रमण से देश जूझ रहा है और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य में से 70,000 के करीब केस हो चुके हैं। और ऐसे में आप ये देखिए कि जो कोविड-19 के तहत टेम्परेरी शेड्स और अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए थे, उन्हें भी हटाना पड़ा है क्योंकि वो इस तरह के तूफान को नहीं झेल सकते। वर्सोवा से हमारी संवाददाता विद्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। विद्या, आप सुबह से ही जानकारी दे रही हैं और वहां पर आप मौजूद हैं वर्सोवा में। किस तरह का चेंज, यानी कि बदलाव आपने लहरों में देखा है, विंड स्पीड में देखा है? क्योंकि अब धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और ये कहा जा रहा है कि 1 से 3 बजे के बीच दोपहर में ये सबसे ज्यादा हो सकता है। विद्या, बिल्कुल, इस वक्त जहां हम खड़े हैं, जब सवेरे 7-8 बजे के आसपास जब हम आए थे, 7 और 8 के बीच में, तब यहाँ पर बहुत रिमझिम बरसात हो रही थी, हवा भी ना के बराबर थी। लेकिन अभी आप देख लीजिए, ये पूरा मैदान या ये पूरा जो इलाका है बीच का, ये खाली है यहाँ पर। लेकिन यहाँ आप देख लीजिए, हवाएं थोड़ी सी तेज हो गई हैं। ये छाता पकड़ने में भी अब थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है। हवा जब एक लहर आती है तो एकदम छाता उड़ने लगता है, जैसा कि आमूमन बीच पे होता था। लेकिन सवेरे से यहाँ पर, क्योंकि जैसा कहते हैं ना कि जो तूफान के आने से पहले एकदम स्थिर हो जाता है सब चीज, तो वैसा ही हाल सवेरे था। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ हवाएं तेज होने लगी हैं और शायद यही वजह है कि ये पूरा जो बीच का ये इलाका है, ये पूरा खाली हो चुका है। एक शख्स यहाँ आपको दिखेगा नहीं।
मुंबई पुलिस के अधिकारी काफी देर से मशक्कत कर रहे थे सवेरे से कि वो लोगों को यहाँ से निकाल दें बीच से, और ये उनको थोड़ी सी कामयाबी मिल गई है। पूरा का पूरा बीच, चाहे वो वर्सोवा कोलीवाड़ा का इलाका हो या फिर ये इलाका जहाँ पर वर्सोवा या जुहू बीच का, ये पूरा का पूरा बीच इस वक्त खाली है। नजर बनाए रखिए विद्या, आपके पास लौटेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन मीनाक्षी, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अम्फन तूफान देखा गया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, 1 लाख से भी ज्यादा लोग इस तूफान से प्रभावित हुए थे। और देखिए नया चलते हैं हम पालघर, क्योंकि अलीबाग चलते हैं, क्योंकि वहां पर इस वक्त पंकज मौजूद हैं। सुबह से ही पंकज वहां पर परिस्थितियों को देख रहे हैं। पंकज, अपने आप में देखिए महाराष्ट्र की ऐसी स्थिति है कि 120 साल बाद ऐसा भीषण तूफान झेलने वाला है। कितना तैयार अलीबाग महाराष्ट्र प्रशासन है, क्योंकि अब वो वक्त करीब आता जा रहा है जब अलीबाग में तूफान को टकराना है। देखिए मीनाक्षी, यहाँ अलीबाग में जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वो बहुत ही भयावह है। एक और जो कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा तैयार है प्रशासन, लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि निसर्ग से, यानी ये निसर्ग जो चक्रवाती तूफान है उसका अंदाज़ा, यानी जो नेचर है उसकी ताकत का अंदाज़ा हम नहीं ले सकते। इतनी ज़्यादा ताकत यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो हवा यहाँ पे बह रही है, वहाँ पर खड़े रहना भी अब मुश्किल हो रहा है। जो दरवाजे हैं यहाँ पे, जिस कंपाउंड में हम खड़े हैं, वहाँ के दरवाजे भी अब जोर जोर से हिलना शुरू हो गए हैं। तेज हवा के साथ साथ बारिश भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो मछुआरे हैं उनकी जो नौकाएं हैं वो समुंदर से बाहर लाकर रखी हुई है, और पूरा ये कोलीवाड़ा की जो बोट्स हैं वो इधर है। यहाँ पे कुछ वहाँ पर बोट्स दिखाई दे रही है, लेकिन पीछे अगर आप देखें तो जिस प्रकार से ये नारियल के पेड़ है, जो हवा है बह रही है, बीच में ही बहुत ज़्यादा तेज हवा हो जाती है। और ये एक दस्तक है कि जो चक्रवाती तूफान निसर्ग है वो पास आ रहा है। तकरीबन अभी कोई जानकारी है कि तूफान अलीबाग से कितना दूर है? और इसीलिए देखिए, जो प्रशासन और मौसम विभाग से हमने बात की है और लगातार जो वो रडार पे देख रहे हैं कि जो उसका लैंडफॉल है, अलीबाग जो लैंडफॉल कहा गया है उससे वो थोड़ा हटकर दक्षिण की तरफ गया है, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन उसका असर पूरा तकरीबन 40 किलोमीटर यानी मुंबई तक के इधर असर होगा, जहां पर बहुत ज़्यादा तेज हवाएं और बारिश होगी। देखिए बीच में से बहुत ही ज़्यादा तेज हवा का झोंका यहाँ पर आ जाता है और वो फिर मन में डर पैदा कर देता है। पंकज, आप अपना ख्याल रखिए, आपके पास हम लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, क्योंकि इस बीच हम देख पा रहे हैं तस्वीरें डराने वाली हैं। जहां पर पंकज खड़े हुए हैं वहां पर तेज हवा इस वक्त चल रही है और काफी ज्यादा जोरदार बारिश भी हो रही है। अलीबाग की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, जहां ये माना जा रहा है कि सबसे पहले इस तूफान का लैंडफॉल होगा। रत्नागिरी की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त हाई टाइड देखी जा रही है और सुबह से ही एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात है वहां पर, जो लोगों को चेतावनी दे रही है लाउडस्पीकर के जरिए। ये हिदायत पहले से ही मीनाक्षी जारी कर दी गई थी कि समुद्र के अंदर या फिर समुद्र के बेहद नजदीक भी ना जाएं, और ऐसे में ये बेकाबू लहरें, वाकई डराने वाली तस्वीरें। आज दोपहर के बाद इस तूफान निसर्ग के टकराने का अनुमान है। रफ्तार बढ़कर 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है और ये और ज्यादा बढ़ सकती है। जो डॉपलर वेदर रेडार जिनकी हम पहले बात कर रहे थे, DWR, इनसे ही लगातार निगरानी रखी जाती है और ये पता लगता है कि दरअसल तूफान अब कितनी दूरी पर है। कई बार ये भी देखा जाता है कि तूफान टकराता नहीं है, पास से ही होकर गुजर जाता है, और ऐसा सभी उम्मीद कर रहे हैं इस वक्त। और मौसम खराब होने के कारण समुद्र तूफान की आशंका है, इसलिए आपको सभी जल्द से जल्द आपकी बोट हार्बर की ओर ले जाए। मछुआरा तमे भारतीय तटरक्षक बतावे, चाहे दरिया में तूफान आए, चाहे तुम्हें किनारा पर दावी जाओ। मच्छी बोट आपको भारतीय तटरक्षक की ओर से सूचित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लगातार मछुआरों को आगाह किया जा रहा था कि वो बिल्कुल भी किनारों पर ना जाएं, क्योंकि ये वक्त बेहद मुश्किल भरा वक्त है तूफान की वजह से। मुंबई से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, मुंबई में ही हमारी संवाददाता विद्या जुहू बीच पर पहुंची और तूफान को लेकर उन्होंने भेजी है ग्राउंड रिपोर्ट। वक्त यहाँ वर्सोवा में जहाँ हूँ वहाँ पे सवेरे काफी सारे लोग यहाँ इकट्ठे थे, लेकिन अब यहाँ पे सब निकल गए हैं, कोई यहाँ पे है नहीं।
लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे घर अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना और डिम्पल कपाड़िया का है, वो इस वक्त आप देख लीजिए यहाँ अपने घर के बाउंड्री वॉल पे बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं यहाँ पर बैठ के। इनफैक्ट हमने जब इनसे बात की तो उनका यही कहना था कि बहुत अच्छा मौसम है और लोग यहाँ नहीं हैं, इसलिए वो यहाँ पर हैं। इस वक्त आप देख लीजिए जो अक्षय कुमार है वो और ट्विंकल और डिम्पल तीनों यहाँ बैठ के आनंद ले रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि खाली डिम्पल कपाड़िया काफ़ी देर से बैठी हुई थी, लेकिन उनकी बेटी भी आ गई यहाँ पे और उसके बाद अक्षय कुमार भी आ गए। तीनों यहाँ पर फिलहाल आनंद ले रहे हैं। जैसा कि अक्षय कुमार ने कहा था कि भाई कोई बाहर नहीं निकले घर से, तो वो भी यही इंश्योर कर रहे हैं कि उनके भी घर के सभी सदस्य यहीं पर रहें, कोई बाहर नहीं जाए। और यही वजह है कि देख लीजिए तीनों परिवार के सदस्य यहाँ पर हैं, बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन तीनों यहाँ पर जो मौसम है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ अलीबाग से जुड़े हुए हैं। पंकज, क्योंकि अलीबाग एक ऐसी जगह जहां पर कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है गोवा के अलावा, गोवा में भी इसका इंपैक्ट देखा जाएगा, लेकिन अलीबाग में इस वक्त आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि ये वो इलाका है जो मुंबई से सिर्फ 100 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे में पहले अलीबाग में टकराएगा, उसके बाद मुंबई पर इसका असर देखा जाएगा। क्या कह रही है वहां पर तस्वीरें, क्या परिस्थितियां हैं? देखिए मीनाक्षी, अलीबाग ये सड़क के रास्ते से 100 किलोमीटर है, लेकिन समुद्री रास्ते से ये सिर्फ 15 किलोमीटर है। यानी मैं जहां खड़ा हूं वहां से गेटवे ऑफ इंडिया 15 या 20 किलोमीटर दूर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये चक्रवाती तूफान निसर्ग अलीबाग में अगर आता है और उसका दायरा यानी सर्कमफ्रेंस या आप उसके रेडियस 40 किलोमीटर कहे और उसकी आई ऑफ द साइक्लोन अगर अलीबाग है तो 40 किलोमीटर दूर यानी मुंबई के उस पार तक उस हवाओं का जो असर है, जो बारिश का असर है, वो देखने को मिलेगा। और ये जो हवा है उसका जो स्पीड है, उसकी जो रफ्तार है वो 100 से 120 किलोमीटर इतनी होती है जब ये लैंडफॉल होता है। और अभी से ये महसूस होने लगा है। आप देख सकते हैं कि हवा बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है, बीच बीच में कुछ टहनियां भी आ जाती है, पत्ते तो यूं उड़ के गिर रहे हैं, दरवाजे हिलने लगे हुए हैं। और लोग फिर भी है कि देखिए यहाँ पर ये मछुआरे हैं या इस कोलीवाड़ा के इलाके वो उत्सुक है, वो बाहर आ गए हैं। अधिकतर लोग तो घर के अंदर है। और जिस प्रकार से जो यहाँ पर हिदायत दी गई है, प्रशासन काम कर रहा है, मरीन टाइम बोर्ड काम कर रहा है, एनडीआरएफ की टीम्स है, ये सारे लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि आप घर के भीतर रहिए। और इसीलिए ये कारण ये है कि देखिए अभी ये जो हवा है, खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है और इसीलिए जो कुछ मेटल्स है या पतरा है वो उड़कर आ सकता है, लग सकता है, पेड़ गिर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स है वो उखड़ सकते हैं। तो ऐसा सारा जो चीज है वो हो सकता है। और ये लद्दाख में चीन की चालबाजी को भारत ने पलट दिया है, चाहे युद्ध की रणनीति हो या फिर कूटनीति, भारत ने चीन के हर कदम को नाकाम किया है। इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर बात हुई है। बातचीत में भारत चीन सीमा पर तनाव का मुद्दा भी शामिल था। भारत चीन तनातनी के बीच आखिरकार ट्रंप और पीएम मोदी की बात हो गई। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर हुई लंबी बातचीत में भारत चीन सीमा विवाद का मुद्दा भी उठा। इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मेरी उपयोगी बातचीत हुई है। हमने G7, कोविड-19 और अन्य मुद्दों पर बात की है। भारत अमेरिका बातचीत की गंभीरता कोविड-19 के बाद की वैश्विक व्यवस्था अहम होगी। अमेरिका लगातार भारत के पक्ष में बयान दे रहा है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ भारत को G7 में शामिल होने की बात की। वहीं ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है। G7 विकसित देशों का समूह है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। ट्रंप के बयान से चीन को मिर्ची लगी है। चीन ने कहा है कि बीजिंग के खिलाफ एक छोटा घेरा बनाने की कोशिश का विफल होना निश्चित है और ये कोशिश अलोकप्रिय हो जाएगी। ताइवान, हांगकांग से लेकर भारत तक दबंगई दिखा रहे चीन को पूरी दुनिया कोस रही है। वहीं भारत के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे चीन को अमेरिका ने कड़ी फटकार लगाई है। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर बने तनाव को लेकर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है।
अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिक बढ़ा रहा है। ऐसा काम दबदबा कायम करने वाली सरकारें करती हैं। हमने देखा है कि आज भी चीन अपनी फौज को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के उत्तरी हिस्से में बढ़ा रहा है। इस तरह के काम निरंकुश सरकारें अपने असल प्रभाव को बनाए रखने के लिए करती हैं। इस बीच जानकारों के मुताबिक भारत ने अमेरिका के दखल के प्रस्ताव को खारिज कर बिल्कुल सही फैसला किया, लेकिन भारत के समर्थन में अमेरिका के बयानों का स्वागत होना चाहिए। उनके मुताबिक चीन के खिलाफ अमेरिका से कई मायने में भारत को मदद मिल सकती है कि अमेरिका हमें इंटेलिजेंस में काफ़ी मदद कर सकता है और इंडो पैसिफिक में काफ़ी मदद कर सकता है चीन की पनडुब्बियों के खिलाफ। और अगर साउथ चाइना सी में वियतनाम के नज़दीक अगर हम ऑयल का काम करना चाह रहे हैं तो उसमें हमारी अमेरिका काफ़ी मदद कर सकता है। हालांकि भारत ने अपने दम पर चीन से निपट लेने का जो आत्मविश्वास दिखाया है, उससे दुनिया के तमाम देशों की नजर में उसका कद और बढ़ गया है। वहीं द्विपक्षीय बातचीत से मामला सुलझाने की बात कहकर उसने खुद को कई तरह के झमेले से भी दूर रखा है। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है। चीन से तनातनी के बीच भारत के लिए फ्रांस से अच्छी खबर आई है। फ्रांस ने भारत को भरोसा दिया है कि कोरोना संकट के बावजूद लड़ाकू विमान राफेल की डिलीवरी टाइम पर होगी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोविड-19 की महामारी से पैदा हुए संकट के बावजूद फ्रांस ने भरोसा दिया है कि राफेल विमानों की डिलीवरी समय पर की जाएगी। पहली खेप के तौर पर 4 राफेल विमान जुलाई के आखिर में भारत को सौंप दिए जाएंगे। राफेल विमानों का पहला स्क्वाड्रन अंबाला में पाकिस्तान से निपटने के लिए तैनात किया जाएगा। वहीं दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात होगा ताकि चीन को जबरदस्त जवाब दिया जा सके। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। भारत को चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ मिला है, लेकिन वो अपने दम पर चीन को सबक सिखाने का दम रखता है। लद्दाख की गलवा घाटी में भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी गलवा घाटी। भारतीय सैनिकों की हुंकार से पीछे हटे चीन के सैनिक। वीर जवानों की ललकार से वापस लौटने पर चीनी सैनिक हुए मजबूर। भारतीय जवानों ने दिखाया दम, चीन के सैनिकों ने पीछे खींचे कदम। ये जोश और जज्बा है हिंदुस्तान के जांबाज वीर जवानों का, जिन्होंने अपनी जमीन की तरफ बढ़ते चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। देखो चीनी वाले डर के भाग रहे। ये वीडियो नियंत्रण रेखा के करीब गलवा नाले का है, जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच 5 और 6 मई को झड़प हुई थी। इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि ये वीडियो किस तारीख का है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ये वीडियो 15 से 20 दिन पुराना है, यानी उस झड़प के कुछ ही दिनों बाद का। वीडियो में भारत और चीन के जवान पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। चीन के जवान नाले के उस पार लाल बैनर लिए वापस जाते दिखाई दे रहे हैं। वापस जाते चीनी जवानों के बीच भारतीय सेना के जवान भी हैं, जो उनसे बातचीत के बाद उन्हें लौट जाने की नसीहत दे रहे हैं। भारतीय सेना के बाकी जवान नाले के इस पार से जय घोष कर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही वो चीन के सैनिकों को बता देना चाहते हैं कि उनमें ईंट का जवाब पत्थर से देने का हौसला है। इस वीडियो से साफ है कि भारतीय जवानों का हौसला आसमान से भी ऊंचा है। और चोरी छिपे चीन के जवान जिस तरह मुंह उठाए आए थे, उसी तरह मुंह छिपाकर पीछे लौटने पर मजबूर हुए। देखो चीनी वाले डर के भाग रहे। भारत चीन के बीच तनातनी की खबरों के आते ही गलवा घाटी सुर्खियों में आ गई थी।
सबसे पहले सैटेलाइट की तस्वीरों ने चीन के सैनिकों की मौजूदगी का राज खोला था। ऐसी खबर आई थी कि ये सैनिक चीन में बन रही हवाई पट्टी के लिए मिट्टी की ढुलाई करने वाले ट्रकों में बैठकर पहुंचे थे। उन्होंने गलवा नाले के उस पार बंकर भी खोदने शुरू कर दिए थे। यही नहीं, इन पहाड़ियों के उस पार चीन के कैंप में स्थायी टेंट लगाए जाने की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी। इसके बाद भारतीय सेना ने यहाँ की चौकियों पर सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया। इस संख्या के दम पर भारतीय सैनिक चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। पूर्वी लद्दाख में चीन ने अपना वो हथकंडा अपनाया है जो वो अपने कमजोर पड़ोसी देशों पर आजमाता रहा है, लेकिन ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। और भारत को चीन के इस हथकंडे की पूरी जानकारी भी थी और इस वजह से ही उसने चीन की चालबाजी को पलट दिया। चीन के सीक्रेट वार जोन कैंपेन की हवा निकल गई। इससे पहले कि चीन अपनी अगली चाल चलता, भारतीय सेना ने उसके वार जोन कैंपेन को वहीं धराशायी कर दिया। गलवा नाला और पेंगोंग झील में चीन ने हरकत की तो भारतीय सेना के जवान समझ गए कि यह हरकत वार जोन कैंपेन के तहत की गई है। देखो चीनी वाले डर के भाग रहे। आखिर चीन की ये वार जोन कैंपेन क्या है? दरअसल इसके पहले चरण में चीन वर्चस्व और अवरोध की रणनीति अपनाता है। इसमें चीन की सेना दुश्मन को डराने के लिए अपनी मौजूदगी बढ़ा देती है। दूसरे चरण में वो पहले हमला कर बढ़त हासिल करने की रणनीति अपनाता है। इस हमले के लिए वो रैपिड रिएक्शन यूनिट तैयार करता है। आखिरी चरण तुरंत लड़ाई, तुरंत फैसले का होता है, जिसके लिए पीएलए यानी चीन की सेना डिवीजन लेवल की फौज तैनात करती है। चीन की ये कोशिश है कि हिंदुस्तान को आजमाएं। चीन को मालूम है कि एशिया में अगर कोई चीन को टक्कर दे सकता है तो वो है भारत, और इस मकसद से चाइना इज ओनली टेस्टिंग वाटर्स। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। वो हिंदुस्तान को सबक नहीं सिखा सकता है। चीन के इस वार जोन कैंपेन का मकसद पड़ोसी देश की खाली पड़ी जमीन या अहम ठिकाने पर कब्जा जमाना होता है। जानकारों के मुताबिक चीन पहले 2 चरणों में ही अपना मकसद हासिल कर लेना चाहता है। अमेरिका ने कड़े शब्दों में चाइना को वार्निंग दी है कि वो उनके एग्रेशन जो है हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर, उससे काफी चिंतित है और वो इंटरनेशनल नॉर्म्स का उल्लंघन किसी प्रकार से ना करें, क्योंकि अमेरिका उसको टॉलरेट नहीं करेगा। ये साफ तौर पर ये भी दर्शाता है कि अमेरिका जो है हर प्रकार से हिंदुस्तान के साथ एकजुट है। बताया जा रहा है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख की गलवा घाटी और पेंगोंग झील में सैनिकों को भेजा तो शुरुआत में उसका पलड़ा भारी था। वैसे भी उस इलाके में चीन ने सड़कें बना रखी हैं, लिहाजा उसके सैनिक तेजी से आ पहुंचे। लेकिन चीन की हरकत के तुरंत बाद सेना अध्यक्ष नरवणे चुपचाप लद्दाख पहुंच गए। वहां उन्होंने कमांडरों के साथ बैठक की और देखते ही देखते दोनों ही जगहों पर भारतीय सैनिकों की तादाद जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी गई। गलवा घाटी के इस वीडियो से भी इसकी पुष्टि हो जाती है। इस वजह से पहले ही चरण में चीन के कदम रोक दिए गए और अब ये बात साबित हो चुकी है कि भारत चीन से निपटने का पूरा दमखम रखता है। हमको किसी भी तीसरी पार्टी का मीडिएशन स्वीकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी इश्यू है जो कि हम चीन के साथ आपस में बैठकर दोनों की सहमत से और दोनों के हित में इस जो बाउंड्री डिस्प्यूट है इसका रेजोल्यूशन हम निकाल लेंगे और इस इश्यू को हम दोनों के हितों में समाधान कर लेंगे। भारत चीन के बीच सीधी और कड़ी टक्कर है। इस तनातनी को कम करने के लिए भारत चीन ने बातचीत का रास्ता खुला रखा है। लद्दाख में विवाद पर भारत और चीन के बीच सेना के डिविजनल कमांडर स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में मेजर जनरल रैंक के अधिकारी शामिल हुए। इससे पहले भी 3 बार ऐसी बैठकें हो चुकी हैं। वहीं ब्रिगेडियर और कर्नल के स्तर पर कई बार बातचीत हो चुकी है। अब तक ऐसी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन जानकारों के मुताबिक चीन किसी भी हाल में इस विवाद में युद्ध की नौबत आने नहीं देगा। ऐसा करना उसे भारी पड़ सकता है। ये चीन के खुद हित में नहीं कि वो नए फ्रंट खोले, खासकर इंडिया का फ्रंट
भारी पड़ सकता है। ये क्योंकि 1962 नहीं है, बहुत लाखों टन पानी ब्रह्मपुत्र में बह चुका है। तब से अब तक हमारी कैपेबिलिटीज में बहुत फर्क पड़ चुका है। जानकारों के मुताबिक चीन से निपटने के लिए भारत के सामने 3 विकल्प हैं। एक ये कि भारत गलवान और पैंगोंग से चीन को खदेड़ने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करे। दूसरा, वो चीन के उन इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाए जहां भारत की स्थिति मजबूत है। और तीसरा रास्ता बातचीत का है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा और चीन को हर हाल में पीछे हटना होगा। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।